न्यू जनरेशन हमेशा पुराने वाले से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ज्यादा टैलेंटेड है। अब रियल एस्टेट न्यू जनरेशन के पास हर एक प्रॉब्लम का समाधान है। नया जनरेशन कुछ अलग तरीके से सोचता है और मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ नहीं है। देखो, पुराने और नए लोगों के बीच में एक बेसिक अंतर है। पुराने लोग अपने बारे में कम सोचते थे, समाज के बारे में ज्यादा सोचते थे, और न्यू जनरेशन अपने बारे में पहले सोचता, फिर मानते इस चीज को, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। न्यू जनरेशन मैं जानता हूं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन उनका मानना है कि घर खरीदना लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है, क्योंकि किराए पर हो गए तो सेविंग ज्यादा है। कोई कंपल्सन नहीं कि आप यही रहिए, आप कल यहाँ परसों, आजकल तो है ना मोबाइल पैकेज वाला जो है, अब कुछ नहीं करना, उठा के पहुंचा देगा। पुराने लोग थोड़ा अलग थे। पुराने लोग क्या थे ना, अरे किराए के मकान में अपना कम से कम घर होना चाहिए, रिश्ते वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, एक अपना घर तक नहीं है, ये थिंकिंग थी। न्यू जनरेशन ऐसा नहीं सोचता है। जो यंगस्टर्स हैं, क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है? अगर आपको जो है ऑनलाइन आता है, कंप्यूटर आता है, तो घर बैठ के आप जो है दुनिया भर का कमा सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे कमाने वाले कितना कमाते हैं, आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाले का। उसने 5,000 रुपए से शुरू किया था, और जब उसका डेथ हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी था 40,000 करोड़। तो वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है। बचपन से लोग सुनते हैं कि बेसिक नीड 3 ही होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ना। तो रोटी का जुगाड़ तो हो गया, कपड़े का जुगाड़ भी हो गया, लेकिन आज भी एक आम भारतीय के लिए जो हाउसिंग या घर है, आज भी सपना है। तो न्यू जनरेशन ने उसका विकल्प ढूंढ लिया। बजट कब का बनता है? पास्ट का कि फ्यूचर का? फ्यूचर का। तो बजट क्या है बेसिकली? अब जैसे कौन सा महीना, अक्टूबर है ना, तो अगर आपसे कहा जाए कि नवंबर का बजट बनाइए, तो क्या करोगे? रफली आप एस्टिमेट करते हो कहां कहां से कितना पैसा आएगा और कहां कहां कितना जाएगा। तो चूंकि अभी आप लोग छात्र हैं, तो कमाई का साधन तो एक ही है, लेकिन खर्चे बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करें, तो हो सकता है उनके पास इनकम का एक से ज्यादा क्या हो, स्रोत हो। तो हम सब लोग बजट बनाते हैं। तो बजट बनाने से फायदा क्या है कि एक हमें रफ आइडिया हो जाता है कि अगले महीने हमारी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी। तो यही काम सरकार भी करती है, हम लोग भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, कि बजट हमेशा फ्यूचर का है। और बजट चूंकि फ्यूचर का है, तो साइंटिफिकली वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर एकदम क्या अनसर्टेन है ना, कि पता चला कुछ खर्चे ऐसे आ गए जिसका प्रावधान आपने बजट में नहीं किया था। मौसम चेंज हो रहा है, बीमार पड़ गए, 1,000-2,000 क्या हो गया, खर्च हो गया, और आप कहते हो इस साल का बजट मेरा क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो ये चीजें ठीक है होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि बजट हमेशा फ्यूचर का होता है। तो फ्यूचर चूंकि बड़ा ही अनसर्टेन है, तो क्या हम बजट बनाएं? कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम बजट बनाने से एक रफ आइडिया मिलता है। और हम बड़े लेवल पे देखें, सरकार जो बजट बनाती है तो बिल्कुल सेम करते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट लगेगा, रिपीट होगा। तो हमारे और गवर्नमेंट के बजट में क्या अंतर है? हमारा जो बजट है वो है प्राइवेट बजट, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाऊंगा इस वीक, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और पूरा मान चलो प्री से लेकर मेंस तक करीबन 60 से 70% सिलेबस इसी का है। तो हमारा जो बजट है वो है प्राइवेट बजट, और सरकार का जो बजट है उसको हम कहते हैं पब्लिक बजट, ठीक है। तो लेकिन बेसिक अंतर क्या है, दोनों बजट में अंतर क्या है? तो बनाने का जो तरीका है ना, वो डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग जो बजट बनाते हैं, तो पहले ध्यान में किसको रखते हैं? अपने इनकम को, और इनकम को ध्यान रखते हुए अपने खर्चे को क्या करते हैं, तय करते हैं त्वरिताक्रम के हिसाब से। और जैसे ही सारा इनकम क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो बाकी खर्चे को क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि अभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है, जिससे हमारा बजट क्या हो, संतुलन में रहे। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, आपने सुना होगा कि हमारे देश का जो बजट है वो हमेशा घाटे का बजट रहा है। घाटा में तो समझ में आ रहा है, यानी खर्चा ज्यादा और आय कम है। तो लेकिन जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ हमने घाटे का बजट ही देखा है। हमारे टीचर भी यही कहते थे कि हमने भी घाटे का बजट देखा। तो जब इंडियन इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, तो कभी भी अधिशेष या सरप्लस का बजट नहीं रहा, और गवर्नमेंट के लाख कोशिश करने के बाद भी ये घाटे की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि तो बड़ा आसान है कि सरकार भी उसी तरह से काम करे जैसे हम लोग काम करते हैं, यानी उतना ही खर्च करे जितना है, तो घाटा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही कारण है कि हम और आप जिस तरह से बजट बनाते हैं, सरकार उस तरह से बजट नहीं बना सकती। तो गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, उसके बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारे आपसे बिल्कुल क्या है, अलग है। देखो, पास्ट में जो हुआ उसका बेनिफिट अभी कैसे मिला, एक मैं आपको करेंट समझाता हूँ। यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया, और अभी भारत अपने कुल रिक्वायरमेंट का 50% से ज्यादा रशिया से खरीदता है। तो गल्फ से जो हम लोग खरीदते थे ना, उसकी क्वालिटी अलग होती है, वो थोड़ा इंफीरियर होता है। और रशिया से हम लोग खरीदते हैं वो है ब्रेंट क्रूड, जो उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी क्वालिटी बेहतर होती है। अब वो कच्चा तेल जो है, क्या डायरेक्टली हम उसको यूज कर सकते हैं? नहीं, उसका क्या होता है, शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। उसके लिए क्या चाहिए, रिफाइनरी। तो उसका रिफाइनरी अलग होता है, किसका, रशिया वाला। लेकिन हमारे पास रिफाइनरी है गुजरात में, कब लगा, सेकंड फाइव प्लान में, उसका बेनिफिट इंडिया को आज मिल गया ना। पाकिस्तान के पास नहीं था उस तरह का रिफाइनरी, पाकिस्तान ने फिर भी, पहले तो रशिया ने बना कर दिया, फिर भी पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिखाने के लिए उसने रशिया से खरीदा। रिफाइन कहां होगा, नहीं होगा पाकिस्तान में। दुबई गया, दुबई से गुजरात आया, गुजरात में रिफाइन हुआ, फिर दुबई गया, तब दुबई से पाकिस्तान गया, रेट वही पड़ गया। ऊपर से भारतीय कंपनियों ने भी क्या किया, कमा लिया। कौन समझ आ रहा है ना। तो ये न्यू जनरेशन हमेशा पुराने वाले से ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ज्यादा टैलेंटेड है। अब रियल एस्टेट न्यू जनरेशन के पास हर एक प्रॉब्लम का समाधान है। नया जनरेशन कुछ अलग तरीके से सोचता है, और मेरे हिसाब से इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये सब चीजें आपको जो है ऐसे नहीं मिलेगी, करंट की क्लास करो हो सके, कुछ नहीं, इकोनॉमी नहीं समझो, कुछ नहीं समझ आएगा। सबके पीछे क्या है, सबके पीछे ये है और कुछ नहीं है। तो जरा देखो होता क्या, हम लोग कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आ रही है, सब लोग बना रहे हैं, सब लोग बेच रहे हैं, फिर भी समस्या डिमांड करने किसका है, सप्लाई का है। अभी रिपोर्ट आया कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया कार मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। अभी भी इंडिया में स्थिति है कि बहुत सारे मॉडल्स कार के
ऐसे जिनका जो है वेटिंग पीरियड 1 साल है, वेटिंग पीरियड 1 साल है। कुछ आइडिया कि नहीं इसका? बिल्कुल है। श्रीनगर की बात करें, वहां पे अचानक से सब कुछ बदल गया, टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां के लोगों के बीच में गाड़ी का डिमांड बढ़ गया है। तो श्रीनगर में जो अगर वो बुक करते हैं ना, तो वेटिंग 3 साल है, तो अब वो जा रहे हैं दूसरे स्टेट से खरीद के ला रहे हैं। तो प्रॉब्लम डिमांड का सप्लाई का है, सप्लाई का है। हम उतना सप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब क्या डिमांड जो इतना बढ़ रहा है भारत में, क्या उसके पीछे जनसंख्या के कारण है? बहुत से लोग कहते हैं जनसंख्या मेन कारण, जो कि पूरी तरह से गलत। पाकिस्तान की जनसंख्या 25 करोड़ है, लोग भूखे मर रहे हैं। आटे की लाइन में 34 लोग अभी तक मर चुके हैं भगदड़ में। तो क्या वहां जो पॉपुलेशन की बढ़ने की दर है वो करीब जो है 3.8 है, जो प्रतिस्थापन की दर। तो पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ वहां क्या हो रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या वहां पे जो मार्केट भी बढ़ेगा, या प्रॉब्लम और क्या होगा, और बढ़ेगा। तो भारत में जो है ना इतना बड़ा मार्केट है, उसके पीछे पॉपुलेशन में भी वन ऑफ द रीजन, वो मेन रीजन है। मेन रीजन है कि इंडियन इकोनॉमी को मिडिल क्लास ग्रुप जो है वो रन कर रहा है। मिडिल क्लास देखो, वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आया। हमारे और आपके बीच में एक जनरेशन का गैप है। तो 23-24 साल के एज में जब हम लोग थे तो हमें पता ही नहीं होता था करना क्या। आज 23-24 साल के एज में लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा खासा आईटी सेक्टर में सब कमा रहे हैं ना। और अगले जनरेशन में तो वो भी क्या होगा, फिर और कम हो जाएगा। फालतू का हम लोग जो पढ़ाते हैं उससे बेहतर बचपन से क्या होगा, स्पेशलाइज पढ़ाई होगी। तो एक तो ये, अब भारत में कोई भी बिजनेस तभी तक बूम करता है, मतलब तेजी आती है, जब तक वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप लोगों के दायरे में। कोई बिजनेस जैसे ही मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों के पहुंच से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा ना, तो फिर वो बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ता, वो कोलैप्स कर देगा। और बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट देखो होता क्या है, जिनके पास बहुत पैसा है उनको सोचना क्या है, नहीं। जो गरीब लोग हैं घर के बारे में सोचते नहीं है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख का वेट करते हैं, अपना बनवा, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे का घर बनाते हैं, लेकिन अपने लिए तो उनके पास घर नहीं है। अब सपोज कि आप 25 साल के एज में या मान लो 30 साल के एज में आपको नौकरी लगी कानपुर में, आप बाहर से पढ़ने आए, तो सबका इच्छा होता है कि चलो शहर में भी क्या होता है, एक घर होता है, जितना हम रेंट दे रहे हैं उतना घर हो जाएगा। तो फिर आप कैलकुलेट करते हो कि 30 साल के एज में आप नौकरी कर रहे हैं, 60 साल में रिटायर करोगे, कितना साल है, 30 साल है। उसके बाद जो है तो आप देखते हो मकान का जो फ्लैट आपको चाहिए तो वो करीब 60 लाख रुपए का है। तो आप अपना गुना भाग करते हो कि थोड़ा बहुत घर से लगा दें और बाकी बैंक से लोन लेके क्या करें, पहले। तो जब तक हम रिटायर करेंगे तब तक सारा लोन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो रिटायरमेंट के बाद अपना बिल्कुल लोन फ्री होगा। यानी आप जब एस्टिमेट करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आपको लगता है कि ये घर जो है आपके पहुंच के भीतर है। नहीं बात समझे, इट इज विद इन योर रिच। पॉइंट समझ आ गया? इसलिए आप क्या करते हो, ट्राई करते हो। तो ट्राई करते हो तो क्या होता है, आप सफल होते हो। अब घर जो है सिर्फ घर ही नहीं है, घर में देखो कितना सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। जो बिल्डर घर बना रहा है, बैंक उसको भी लोन दे रही है, आप खरीद रहे हैं, आपको भी। बैंक की कमाई दो तरह से है। रियल एस्टेट में दो चीजों का यूज बहुत ज्यादा होता है, सीमेंट और आयरन। सीमेंट और आयरन, और भारत का जो 8 कोर सेक्टर है उसमें ये दोनों भी है। तो रियल एस्टेट में तेजी आएगा, ये दोनों सेक्टर भी क्या होंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, लेबर को जॉब भी मिलता है। पूरा जो गल्फ में आज कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कौन काम कर रहा है, 50 से 60 लाख तो भारतीय गल्फ में काम कर रहे हैं। लेबर ग्रुप में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहां सारे काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या, ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन के बाद उसी प्रॉपर्टी का दाम जो है अब 1 करोड़ 20 लाख हो गया। 1 करोड़ 20 लाख। अब आप नौकरी करते हो, आप गुना भाग करते हो, आपको लगा कि एक नौकरी तो छोड़ दो, 2 नौकरी भी करेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा। यानी अब ये आपके दायरे से क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। फिर आप एफर्ट नहीं लोगे, और एफर्ट नहीं लोगे तो सफल भी नहीं होगे। रियल एस्टेट क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। बहुत से एग्जांपल है, आपके नोएडा में चले जाइए, यही चीज हुआ। करीब 5 लाख फ्लैट जो है रेडी टू मूव, 20% रेट कम हो चुका है, फिर भी खरीदने वाला कोई नहीं है। और सिर्फ चूंकि ये रियल एस्टेट आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुका है, तो ये कारण है। दूसरा कारण है न्यू जनरेशन की सोच, जो बहुत स्मार्ट है। देखो, पुराने और नए लोगों के बीच में एक बेसिक अंतर है। पुराने लोग अपने बारे में कम सोचते थे, समाज के बारे में ज्यादा सोचते थे। और न्यू जनरेशन अपने बारे में पहले सोचता, फिर मानते इस चीज को, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। न्यू जनरेशन, मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे जूनियर भी हैं, जो कैपेबल हैं, घर खरीद सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि घर खरीदना लाइफ का सबसे गलत डिसीजन है, और वो 100% सही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है आपके भी काम आए, आपके भी काम आए। मान लो मैंने दिल्ली में घर खरीदा 2 करोड़ का, ठीक है, 2 करोड़ का घर है। अगर उसमें से ब्लैक मनी हटा दो ना, अगर ब्लैक मनी नहीं होता तो 20 लाख में कोई नहीं खरीद पाता, इतना इन्वॉल्वमेंट ब्लैक मनी का है। तो 2 करोड़ रुपया चाहे मैंने अपने जेब से लगाया, बैंक से लोन लेके, मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, तो उस पर मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूं। अरे उसमें मैं इंटरेस्ट लूज कर रहा हूं ना, तो ओपन मार्केट में आराम से दिल्ली से जगह में, थोड़ी भी आपको फाइनेंस की जानकारी है, तो 2% पर मंथ आदमी कमा लेता है। 2% पर मंथ ज्यादा आपको लग रहा है, 1% कर दो, तो 2 करोड़ रुपए का 1% कितना, 2 लाख रुपए। तो पर मंथ मैं 2 लाख रुपए लूज कर रहा हूं, जिस घर का रेंटल वैल्यू है 40,000। नहीं समझ में, यानी 40,000 बचाने के लिए मैं 2 लाख रुपए लूज कर रहा हूं। ईएमआई का टेंशन अलग, अरे ईएमआई का टेंशन अलग, ऊपर से फ्लेक्सिबिलिटी का भाव, अपना घर है तो वहीं रहना पड़ेगा, किराया का तो उठाओ, दूसरे घर में चले जाओ। तो न्यू जनरेशन ऐसा सोचता है कि घर खरीदना इससे लाइफ का कोई बेकार डिसीजन है ही नहीं, इसलिए दे डोंट बाय। क्योंकि किराए पर हो गए, ठीक है, तो सेविंग ज्यादा है, ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं कि आप यही रहिए, आप कल यहाँ परसों, आजकल तो है ना मोबाइल एंड पैकेज वाला, जो है अब कुछ नहीं करना, उठा के पहुंचा देगा। जो सामान आप यहाँ से उठाए तो नया घर में वहीं रखेगा, वो इतना बढ़िया हो गया। पुराने लोग थोड़ा अलग थे। पुराने लोग क्या थे ना, अरे किराया के मकान में अपना कम से कम घर होना चाहिए, रिश्ते वाले आएंगे तो क्या कहेंगे, एक अपना घर तक नहीं है, ये थिंकिंग थी। न्यू जनरेशन ऐसा नहीं सोचता है, इसका असर दिखना शुरू हो गया। अब जैसे कुछ हमारे आईटी इंडस्ट्री है, जैसे बेंगलुरु, देन हैदराबाद, देन पुणे। एक नाम सुना ग्रुप का, ओयो ग्रुप का। ओयो ग्रुप जो पता है ना, होटल प्रोवाइड करता है। अब चूंकि न्यू जनरेशन का बिहेवियर चेंज हो गया, अब देखो इन्होंने क्या किया बिग सिटीज में, अब पूरा जो है अपार्टमेंट ये लोग ले लेते हैं लीज पे, 15 साल 20 साल 25 साल, और छोटा छोटा उसको अपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया। 3 BHK 2 BHK 4 BHK वेल फर्निश्ड। आपकी ट्रांसफर हो गई, जॉब मिल गई आपको पुणे में, कुछ नहीं, अपना ये वाला बैग उठाओ, अपना आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सारा क्या करो,
वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा, साल भर रहना है, 2 साल रहना है, ठीक है, आपको रेंट पे करना है, और जिस दिन खाली किए अपना बैग उठा चले, क्या जरूरत है करने का। तो कहीं से भी तो ये जो सोच है ना, ये भी रियल एस्टेट के कोलैप्स के कारण है। और मेरा अपना मानना है कि ये इससे बेहतर कोई सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इतना ज्यादा दिन पर दिन ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि प्राइस इतना तेजी से बढ़ा है। अगर हम बात करें कानपुर की, आज से करीब 30-40 साल पहले एक स्कूल टीचर अपना लिमिटेड कमाई से भी कानपुर में जमीन खरीद के घर बनवा लेता था। आज सोच सकता है, कहीं ना दूर की बात है, सोच सकता नहीं सोच सकता है। और 2-3 जनरेशन के आगे जाओगे तो सोचना तो दूर की बात नहीं, आदमी के ख्याल में नहीं आया कि कानपुर में जमीन खरीद के क्या करें, हम घर बना लेंगे। तो इसके कारण तो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप जो है ना, ये इंडिया का ड्राइविंग फोर्स है। और कोई बिजनेस, मैंने क्या कहा, कोई भी बिजनेस तब तक फ्लरिश करता है जब तक वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोगों के दायरे में रहता है। जैसे ही उनके पहुंच से बाहर चला गया, वो बिजनेस कोलैप्स कर देगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। 91 में इंडिया में रिफॉर्म का काम शुरू हुआ, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, जो मैंने उदाहरण दिया है। अपॉर्चुनिटी जो है बहुत तरह से क्रिएट हुआ है। जो यंगस्टर्स हैं, क्या उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है? जो मैंने अपना उदाहरण दिया कि जब मैं 22-23 साल का था तो मैं ये नहीं पता था कि करना क्या है। आज 22-23 साल में बच्चे क्या करें, ठीक ठाक कमा रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये अलग बात है कि आपकी माइंडसेट उस तरह से नहीं है, लेकिन वो भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ पे कल्चर है सरकारी नौकरी का, बस 12th करो और लग जाओ, लेकिन वो भी कल्चर आएगा। जैसे गुजरात वगैरह में सरकारी नौकरी का कल्चर ही नहीं है। उसके अलावा देखोगे, अगर आपको जो है ऑनलाइन आता है, कंप्यूटर आता है, तो घर बैठ के आप जो है दुनिया भर का कमा सकते हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां पे कमाने वाले कितना कमाते हैं, आपने नाम सुना होगा राकेश झुनझुनवाले का। उसने 5,000 रुपए से शुरू किया था, और जब उसका डेथ हुआ है तो उसका प्रॉपर्टी था 40,000 करोड़। तो वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको कुछ नहीं पता है या सब कुछ गलती पता है। खैर, आपके बैच में नहीं, यूपीएससी मेंस के बैच में पढ़ाता हूँ, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी चल रहा हूँ। वहां पे जाने के बाद बच्चे कमाते हैं, बहुत कमाते हैं सारे। अब कहां से मुझे मैसेज आता रहता है, सर आज मैंने 70,000 कमाया, तो मैं पर मंथ 1.5 लाख कमा रहा हूँ, घर का खर्चा भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है। तो एक लखनऊ से फोन किया था, मैसेज किया था, सर मैंने एक दिन की कमाई से आज 4 व्हीलर खरीद लिया। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, सब कुछ रेडीमेड आपको नहीं मिलेगा। अब 91 के बाद क्या हुआ ना, तो वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक हाई इनकम ग्रुप पीपल, दूसरा मिडिल क्लास इनकम, और तीसरा लोअर। तो जब तक कोई व्यक्ति एक ग्रुप में रहता है ना, तो उसका डिमांड तकरीबन सेम रहता है। आपको मैं किस कैटेगरी में, मिडिल क्लास में, तो आप जब से हो संभाले इसी क्लास में है, तो चेक करना अपने बारे में कि आपका जो डिमांड है ना, वो तकरीबन मोरलेस क्या है, सेम है, वही फिक्स है ना, नहीं समझ में? अरे आपका जो डिमांड है, मंथली डिमांड जो भी करो, मोरलेस क्या है, सेम है ना। तो जब तक कोई व्यक्ति एक इनकम ग्रुप से बिलोंग करता है ना, उसका डिमांड सैचुरेट करता है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने ग्रुप को छोड़ के अगले ग्रुप में मूव करता है, उसका डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है। कल को रिजल्ट आएगा, आपका क्वालिफाई करके, उसका देखना अपना रंगत ही बदल जाएगा। कहोगे कि पता नहीं लोग जो है ढाबे पे कैसे चाय पीते हैं, नहीं। तो डिमांड अचानक से क्या होता है, बढ़ता है। अब मिडिल, तो 91 के बाद ये ग्रुप कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लोग किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हाई में। लोअर क्लास इनकम ग्रुप के लोग मिडिल क्लास, और जब कुछ लोग इतने लकी हैं कि लोअर से सीधे हायर में पहुंच गए, ऐसे भी लोग हैं, बड़े किस्मत वाले हैं। तो ये जो ग्रुप कन्वर्जन है ना, ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और इसी के कारण क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा हुआ है। उसके पीछे बहुत से कारण सरकार की पॉलिसी है, ऊपर से वैश्वीकरण का दौर आया, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग भी क्या हो गए, अवेयर हो गए। अभी भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़, तो तकरीबन 411 मिलियन यानी 41 करोड़ लोग जो है वो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप की कैटेगरी में, और 3 साल के भीतर ये पहुंच जाएगा 71 करोड़ पे, अगले 3 साल के भीतर। इसका मतलब समझ आ रहा है कुछ, यानी लोअर से, यानी आने वाले समय में भी जो भारत का मार्केट है वो बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। बचपन से लोग सुनते हैं कि बेसिक नीड 3 ही होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये ना। तो आजादी के 75 साल बाद, 75 साल से ज्यादा ही हो गया जो भी है, तो रोटी का जुगाड़ तो हो गया, कपड़े का जुगाड़ भी हो गया, लेकिन आज भी एक आम भारतीय के लिए जो हाउसिंग है, घर है, आज भी सपना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि ये बिल्कुल लग्जरी का चीज है। हाउसिंग क्या है, इसके लिए बेसिक जरूरत है, बुनियादी चीज है। ठीक है, सरकार काम कर रही है और हर एक व्यक्ति को घर देने की बात हो रही है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी हाउसिंग आम लोगों के पहुंच से क्या है, बाहर है। तो न्यू जनरेशन ने उसका विकल्प ढूंढ लिया।